नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुबह के 11 बज चुके हैं और आज खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा की। 3 दिन तक होने वाली इस परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बंगाल में अब सबकी नजरें दूसरे राउंड पर है, जहां पर 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में बढ़त बनाना बीजेपी और ममता दोनों के लिए बेहद जरूरी है। बीजेपी 110 सीट जीतने का दावा पहले चरण के चुनाव में कर रही है। आम आदमी पार्टी में भी घमासान है। राघव चड्ढा 7 राज्यसभा सांसद तोड़ने का दावा कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में नाबालिग से छेड़खानी के बाद जमकर बवाल हुआ तो तस्वीर बिहार में मोतिहारी और बेतिया की भी, जहां पुलिस टीम पर हमले के बाद सनसनी है। उधर पाकिस्तान में एक बार फिर से फूटा महंगाई का पेट्रोल। तो 11 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आपको ये तमाम बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने जा रही है। यूपी में होमगार्ड की 41,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा शुरू हो गई है। 3 दिन में 25 लाख से ज्यादा कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाएंगे। पहले दिन पहली पाली का एग्जाम चल रहा है और उससे पहले पेपर माफिया के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। फर्जी पेपर लीक के दावे और पैसे ऐंठने के मामले पर लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज की गई है। गिरोह ने अभ्यर्थियों से पैसे लेने के लिए बकायदा QR कोड भी जनरेट किया था, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। यूपी के 73 जिलों में 1053 सेंटर पर यह एग्जाम चल रहा है और 27 अप्रैल तक 2 पाली में परीक्षा कराई जा रही है। यूपी पुलिस, एसटीएफ और इंटेलिजेंस की टीम ने नकल विहीन परीक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। अब सभी सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों के लिए नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। सेंटर के अंदर क्या नहीं ले जाया जा सकता, उसकी भी पूरी लिस्ट चस्पा है। 240 कैंडिडेट्स पर एक इंस्पेक्टर लेवल का अफसर तैनात किया गया है। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो वहीं यूपी पुलिस ने होमगार्ड भर्ती एग्जाम से ठीक पहले सबसे बड़ी कार्रवाई की है। नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई। सोशल मीडिया टेलीग्राम पर पेपर लीक और बेचने का दावा किया गया। ठगों ने टेलीग्राम पर एग्जाम पेपर वाला नाम से एक चैनल भी बनाया था और इसी चैनल पर @paper_माफिया हैंडल के जरिए फर्जी मैसेज फैलाए गए और उनके पास होमगार्ड भर्ती का असली परीक्षा पेपर भी मौजूद है। गिरोह ने अभ्यर्थियों से पैसे लेने के लिए बकायदा QR कोड जनरेट करवाया। उत्तर प्रदेश के 73 जनपदों में आज यूपी होमगार्ड की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने और इंटेलिजेंस ने जबरदस्त तरीके के इंतजाम किए हैं ताकि नकल विहीन परीक्षाएं हो सके। जो होमगार्ड आ सकें वो अच्छी क्वालिटी वाले आ सकें और उनके साथ जो सबसे अच्छी बात हो वो ये हो कि वो पढ़ाई में अव्वल हों। इसीलिए नकल विहीन परीक्षाएं कराई जा रही हैं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड एग्जाम में। हम इस समय लखनऊ के निशातगंज इलाके के राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस के जबरदस्त इंतजाम आप देख सकते हैं। पुलिस की जो पहरा है वो अंदर है पूरी तरीके से। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। बायोमेट्रिक आधार जो पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। बायोमेट्रिक सभी का किया जा रहा है और उसके बाद जब स्टूडेंट्स को प्रमाणित कर लिया जा रहा है तो ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है, क्योंकि यूपी पुलिस का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में वो न सिर्फ कड़ाई रखेंगे बल्कि स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने में तेज हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो और नकल विहीन परीक्षाएं हो सकें, इसको इंश्योर करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ पेपर नहीं ले जा सकते, अंदर पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, वॉलेट नहीं ले जा सकते, ज्वेलरी नहीं लेके जा सकते, कोई कैप पहन कर नहीं जा सकते, सन ग्लासेस नहीं लगाना अलाउ है, फूड आइटम्स अंदर अलाउ नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, USB ड्राइव अलाउ नहीं है, मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, की फोन जो होते हैं यानी कि जो कीज होती हैं गाड़ियों की वो भी अलाउ नहीं है, ब्लूटूथ बिल्कुल अलाउ नहीं है, डिजिटल पेन अलाउ नहीं है, हेल्थ बैंड भी आप अंदर लगा के नहीं जा सकते हैं। और इसको लेकर के यूपी पुलिस ने जबरदस्त तरीके के जो इंतजाम किए हैं उन सारी चीजों को यहाँ पे बाकायदा मेंशन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं जिसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी और जो इलाके के सीनियर ऑफिसर्स होंगे पुलिस के वो सब करेंगे। और इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने बाकायदा एक एफआईआर भी दर्ज की है लखनऊ के हुसैनगंज थाने
थाने में, क्योंकि कुछ टेलीग्राम्स ऐप पे इस बात की भ्रामक जानकारी दी जा रही थी कि होमगार्ड परीक्षा का अगर उनको प्रश्न पत्र चाहिए तो वो उस टेलीग्राम ऐप पे संपर्क कर सकते हैं। बाकायदा QR कोड भी दिया गया था और इसीलिए यूपी पुलिस ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज की है सुसंगत धाराओं में और इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन 25 तारीख को यानी कि आज, 26 तारीख को, 27 तारीख को 2 पालियों में यूपी होमगार्ड के एग्जाम होंगे और जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी होमगार्ड में भर्ती होने का। और इसको लेकर के लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आज होमगार्ड के एग्जाम हो रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, अभी हमने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी तो उससे ये तो समझ में आया कि परीक्षा केंद्रों में कितनी ज्यादा सिक्योरिटी और कितने नियम कायदे लागू किए गए हैं जिससे कि चीटिंग को रोका जा सके, किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोका जा सके। लेकिन इस एग्जामिनेशन से पहले ही जिस तरीके के पेपर लीक के दावे आए, पेपर लीक का एक दावा एक अभ्यर्थी के हजारों सपनों को चकनाचूर कर देता है। इसके लिए पुलिस ने क्या तैयारियां की? देखिए, इस पूरे मामले में जो पूरी मॉनिटरिंग है वो यूपी के जो डीजीपी हैं राजीव कृष्ण वो कर रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं। और जैसे ही भ्रामक जानकारियां जिसका भी आपने मीनाक्षी जिक्र किया कि व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए लोगों तक, अभ्यर्थियों तक पहुंचना शुरू हो गई कि पेपर लीक हो गया है या फिर अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो QR कोड पे पेमेंट कीजिए, पेपर आप तक पहुंच जाएगा। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की ट्रेल निकाली तो पता लगा कि ये पूरा जो फर्जीवाड़ा है ये अभ्यर्थियों को ध्यान भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, किसी भी गिरोह के पास कोई भी एग्जैक्ट पेपर नहीं है। जिसके बाद यूपी पुलिस ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में इस मामले में 2 FIR पंजीकृत की हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि जिन पोस्ट के जरिए, बाकायदा URL के जरिए भ्रमित किया जा रहा था स्टूडेंट्स को, उनको फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा था, उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी क्रम में सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है यूपी पुलिस के जो सोशल मीडिया टीम है उसके द्वारा। और डीजीपी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि अगर इस तरीके का कोई भी फर्जी या गलत नैरेटिव चलाया जाता है तो यूपी पुलिस समय रहते लोगों को इंश्योर करे, जवाब दे और ये बताए कि किसी भी तरीके की कोई भी नकल चीजें जैसी चीजें होती हैं वो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में नहीं होने दी जाएंगी। और इसको लेकर के यूपी पुलिस पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर एक्टिव भी है। मीनाक्षी, विशाल, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हमें आपसे अपडेट लेनी है। बिल्कुल, तो अगली खबर बंगाल से जुड़ी हुई। बंगाल में चुनाव के बीच एक्शन में चुनाव आयोग ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों पर चुनाव के बीच पक्षपात का आरोप लगा है। डायमंड हार्बर के एडिशनल SP सस्पेंड कर दिए गए हैं। SDPO सजल मोंडल सस्पेंड कर दिए गए। डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सस्पेंड। हिंगलगंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। तो अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने बीच चुनाव में पक्षपाती रवैया अपनाया है। तो डायमंड हार्बर के SDPO की बात करें, पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की बात करें तो उन्हें सस्पेंड किया गया है। हिंगलगंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है। आप जानते हैं डायमंड हार्बर ये वो सीट है जो अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षित सीट है। लगातार वो यहाँ से सांसद चुनते आए हैं और ये वो सीट है जहां पर ममता बनर्जी को 100% एश्योरेंस है कि उनके ही विधायक जीत कर आएंगे। ऐसे में ज्ञानेश कुमार यानी कि CC ने जो कदम उठाया है उसके बाद क्या ममता बनर्जी यूं ही चुप रह जाएंगी या पलटवार करेंगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, बंगाल में चुनाव के बीच ED ने भी जबरदस्त एक्शन लिया है। PTS घोटाले में ED की छापेमारी की खबर सामने आई है। PMLA एक्ट के तहत 9 ठिकानों पर रेड हुई है। कोलकाता, बर्धमान, हावड़ा में ED की छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता, बर्धमान, हावड़ा में ED लगातार छापेमारी कर रही है। बंगाल में चुनाव के बीच ED फुल ऑन एक्शन मोड में आ रही है। अलग अलग लोकेशंस पर रेड की जा रही है। PTS घोटाले से जुड़ी हुई ED की टीम वहां पर पहुंची और कई ठिकानों पर इस वक्त रेड की गई है। और पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में दूसरे राउंड की वोटिंग में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इससे पहले बीजेपी और TMC ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। पहले फेज में बम्पर वोटिंग से जहां बीजेपी गदगद है तो वहीं TMC की टेंशन भी बढ़ चुकी है। अब दोनों का फोकस दूसरे फेज की वोटिंग पर है। पश्चिम बंगाल में आज रैलियों का सुपर शनिवार है। आज बंगाल के सियासी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह, CM योगी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, JP नड्डा, CM हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं।
सेकेंड फेज में बंगाल के 7 जिलों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। इन जिलों में आने वाले 142 सीटों में टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इसलिए बीजेपी सेकेंड फेज के कैंपेन में ज्यादा ताकत लगा रही है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, सब यहां पर, नितिन नवीन, सभी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। तो आज जिन जिलों में बीजेपी के नेता इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो ज्यादातर सीटें साउथ बंगाल में आती हैं। साउथ बंगाल की अगर बात करें तो इस रीजन में 107 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यहां पर 89 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी के खाते में महज 18 सीटें ही आई थी। साउथ बंगाल की सबसे हॉट सीट में भवानीपुर है, जहां से खुद ममता बनर्जी मैदान में हैं। शुभेंदु अधिकारी को वो टक्कर दे रही हैं, इसलिए ये सीट अपने आप में बहुत ज्यादा हॉट सीट और बहुत दिलचस्प लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। पहले चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने के बाद बीजेपी और टीएमसी के अलग अलग दावे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहले फेज में बीजेपी को 152 में से 110 सीटें मिलनी तय है। भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है, उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। अमित शाह की जीत के दावे पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आएंगे। सच्चाई यह है कि बीजेपी अपने पहले की जीती हुई बहुत सी सीटें भी इस बार हार जाएगी। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন, আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন, যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। और अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार पुलिस आखिर क्यों भाग खड़ी हुई? भीड़ के आक्रोश के सामने पुलिस ने सरेंडर क्यों कर दिया? ये पूरा मामला मोतिहारी का है, जहां पर बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन से भड़की भीड़ ने पुलिस की टीम को ही खदेड़ दिया। ढाका थाना इलाके में करमवा चौक पर पब्लिक ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है और लोगों की भीड़ आप देखें कितनी ज्यादा है। भीड़ ने चौकीदार को घेर कर पीटा है। बड़ी बदसलूकी भी हुई उनके साथ। चौकीदार को छोड़कर पुलिस को यहां से कैसे भागना पड़ा, क्योंकि लोगों के हाथ में पत्थर थे। पत्थर लेकर वो दौड़ा रहे हैं पुलिस को। बचने के लिए पुलिस की टीम मौके से भाग खड़ी हुई। गांव के लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, लाठी डंडे लेकर पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दरअसल एनएचएआई के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीन खाली करवानी थी और इसी के चलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस दौरान भीड़ ने एक सिपाही को बंधक बना लिया और फिर उसकी पिटाई भी कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। ये देखें, इस तस्वीर की मैं बात कर रही थी कि एक पुलिस वाले को बंधक बना लिया गया। देखें, सीढ़ियां चढ़कर जो अंदर पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, उसे बचाने के लिए हालांकि कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के सिर पर मानो खून सवार हो।
थोड़ी देर तक भीड़ ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की। फिर पुलिस वाले अपनी जान बचाकर यहां से भाग खड़े हुए। बाद में एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई गई और जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया था उनकी पहचान कर फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। एनएचएआई के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में ढाका थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस बाकी लोगों की भी तलाश कर रही है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का बर्ताव पुलिस टीम पर की। तो मोतिहारी का ये पूरा मामला, जहां पर आप देख सकते हैं पब्लिक किस तरह से पुलिस की टीम पर ही पत्थरबाजी करती हुई नजर आई। मामला इतना बिगड़ गया कि पूरी पुलिस फोर्स को वहां से जाना पड़ा। अब खबर नोएडा से है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों को लेकर यूपी एटीएस के शिकंजे में समीर खान और हिजबुल्लाह अली से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आरएसएस के दफ्तर में आतंकियों के ये टारगेट पर थे। ये पुलिस दफ्तर ये सब आतंकियों के टारगेट पर था। आईएसआई हैंडलर्स और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स से इनका कनेक्शन था और उनके इशारे पर ही स्लीपर सेल की टीम तैयार कर रहे थे। बकायदा दोनों आतंकवादियों ने आरएसएस दफ्तर की रैकी भी की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क पैसे का लालच देकर कट्टरपंथी एक्टिविटी से युवाओं को जोड़ने की कोशिश में लगा था। देश भर में आतंकी हमले करना इनका मकसद था। दोनों आतंकी यूपी एटीएस की फिलहाल कस्टडी में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी प्लानिंग के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पूरी खबर को लेकर के ऑल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है? क्या पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा हुआ इनकी प्लानिंग को लेकर? देखिए, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने जब कल मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील जानकारी एटीएस को इन दोनों गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद लगी है, जिसमें यह पता चला है कि न सिर्फ देश की राजधानी बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आतंकियों के न सिर्फ टारगेट पे थी, बल्कि यहाँ के जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है जिसमें आरएसएस की बिल्डिंग भी बताई जा रही है, चाहे वो झंडे वालान दिल्ली की हो या फिर लखनऊ के राजेंद्र नगर की आरएसएस की बिल्डिंग हो, ये दोनों ही इनके निशाने पर थी। और जो पाकिस्तानी हैंडलर से दोनों आतंकी लगातार संपर्क कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इसमें इनको बाकायदा लखनऊ का और दिल्ली के इंपॉर्टेंट नक्शे जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए थे और ये वहां की रेकी भी कर चुके थे। यानी कि आतंकी गिरफ्तार तो नोएडा से होते हैं, एक रहने वाला दिल्ली का होता है, दूसरा रहने वाला मेरठ का होता है, लेकिन आतंकियों ने लखनऊ में भी बाकायदा रेकी कर लिया था। और यह बताया जा रहा है कि आतंकी इतने ज्यादा टेक्नो सेवी थे कि ये इंडियन नंबर्स को यानी कि हिंदुस्तान के नंबर्स को पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड करते थे, वहां से कॉलिंग कराते थे। और जब इंडियन एजेंसीज ये कोशिश करती थी कि कोई पाकिस्तानी नंबर से इंडियन नंबर पे कॉल तो नहीं की जा रही है, तो ये पता लगता था कि ये दरअसल इंडियन नंबर्स हैं जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तानी हैंडलर्स के पास हैं, सीमा पार में बैठे हुए लोगों के पास हैं। और इसीलिए इस टेक्नो सेवी के जरिए इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को न सिर्फ यूपी एटीएस आगे बढ़ा रही है, बल्कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके लिए यूपीएसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। लेकिन इससे पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो जाना कि ये किसी भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को अपने टारगेट पे लेते, यूपी एटीएस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि न सिर्फ इनके निशाने पे दिल्ली के नेता थे, दिल्ली के इंस्टॉलेशन थे, बल्कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पर इन्होंने रेकी की थी, जो ये बताता है कि आतंकियों के मंसूबे जो थे वो कितने ज्यादा खतरनाक थे। इसीलिए न सिर्फ आईएसआई के बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए गैंगस्टर्स के भी लगातार संपर्क में भी थे और उन्हीं के इशारे पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ये कामयाबी है यूपी एटीएस की। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर सूरत से आ रही है, जहां पर नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। सूरत में छेड़छाड़ के आरोपी पर भीड़ टूट पड़ी। पुलिस कस्टडी से खींचकर आरोपी ने भीड़ को खूब पीटा। अल्थाना थाने के बाहर लोगों ने रात भर बवाल किया है। दरअसल कोचिंग से लौट रही एक नाबालिग से छेड़छाड़ की गई, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सूरत में आरोपी की पिटाई को लेकर के लोगों ने पहले पीटा और पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे पुलिस की गाड़ी से खींचकर फिर से वहां पर जो भीड़ थी वो पिटाई करती हुई नजर आई। पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा कोचिंग से लौट रही थी और तभी रास्ते में उसे आरोपी ने रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी की। बाद में लड़की के परिवार वाले और टीचर्स इकट्ठा हो गए, आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी।
इस घटना से नाराज लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। नारेबाजी भी हुई। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल केस दर्ज कर आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। सूरत के अल्थान पुलिस स्टेशन विस्तार में शाम के 8 बजे के अराउंड एक 16 से 17 साल की लड़की कोचिंग क्लास से वापस आ रही थी और उसको छेड़ने की कोशिश की गई। जो उसकी कोचिंग क्लास के टीचर्स थे और आजू बाजू के लोग इमीडिएटली उसको आरोपी को पीसीआर बुला करके पकड़ के लेकर के पुलिस स्टेशन पर आ गए। यहाँ पर आते ही उसके प्रेजेंस और उसके पेरेंट्स और टीचर के प्रेजेंस में उसकी फरियाद ली जा रही है और आरोपी हमारे हिरासत में है। आरोपी का एग्जैक्ट डिटेल्स अभी हम ले रहे हैं। लगभग 35 से 40 इसकी उम्र है। कुछ शेख करके नाम है और शायद लोकल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से है। यहाँ पर 11 साल के मासूम की हत्या से मातम पसर गया है। लखनऊ के गुरुकुल में 11 साल के मासूम का मर्डर कर दिया गया। गुरुकुल संचालक के टॉर्चर से दिव्यांश की मौत हो गई। हत्या के बाद दिव्यांश के शव को कानपुर में उसके घर के बाहर ही फेंक करके आरोपी टीचर्स फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी महंत कन्हैया और उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता को गिरफ्तार कर लिया है। दिव्यांश 6 दिन पहले ही लखनऊ से गुरुकुल में गया था। आरोपी सौरभ उर्फ कन्हैया ने पुलिस को जो बताया वो बहुत हैरान करने वाला था। उसने सिर्फ इसीलिए दिव्यांश को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो बहुत हंसता खेलता था। बड़ी अजीब सी बात है। बच्चा है, बचपना है, हंसेगा खेलेगा नहीं तो कौन हंसेगा। इस बात को लेकर इतनी नाराजगी कि बच्चा हंसता खेलता था, मेहनत की बात नहीं मानता था, जिसके चलते उस सिरफिरे ने उसे भूखा रखा। बच्चे को भूखा रखा और उतना ही नहीं, इतनी तेज गर्मी में धूप में कई घंटों तक नंगे पैर खड़े रहने की सजा दे दी। डंडों से और बेल्ट से पीटा गया। ऐसे गुरुकुल को तो बंद कर देना चाहिए और ऐसे महंत को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। एक छोटे से बच्चे की जान चली गई क्योंकि वो हंसता खेलता था और महंत की बात नहीं सुनता था। उसे भूखा रखा गया, नंगे पांव इतनी गर्मी में जमीन पर खड़ा कर दिया गया, डंडों से बेल्ट से पीटा गया। वारदात के बाद कार में उसके शव को ले जाकर उसके घर के बाहर फेंक दिया जैसे कोई कचरा हो। इंसान था, बच्चा था, मासूम था, उसकी हत्या की गई है। मासूम की हत्या लखनऊ के गुरुकुल में कर दी गई। मर्डर के बाद उसके शव कानपुर में ले जाकर के फेंक दिया गया। आरोपी महंत प्रेमिका के साथ शव को कार में कानपुर ले गया और पुलिस ने महंत कन्हैया और उसकी दोस्त हर्षिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने दोनों ने टॉर्चर करने की बात भी कबूल की है। 11 साल का दिव्यांश 6 दिन पहले ही गुरुकुल में भर्ती हुआ था। बड़े अरमानों के साथ उसके माँ बाप ने गुरुकुल में दाखिला करवाया था, लेकिन इनके माँ बाप को भी नहीं पता था कि उनके बच्चे के साथ कुछ ऐसा वहां पर हो जाएगा। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला एक नाबालिग बच्चा जो गुरुकुल में लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा था, गुरुकुल संचालक द्वारा पिछले 22 तारीख को उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को लखनऊ से ले जाकर के कानपुर में उसके घर पर छोड़कर वो भाग गया था। इस संबंध में मृतक बच्चे के परिजन द्वारा दी गई तहरीर पर थाना महाराजपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ उसके जानने वाली एक महिला जिसने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया है, उसकी भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है। खबर मुंबई से। मुंबई में एक बार फिर हिंदी वर्सेस मराठी भाषा का विवाद गहरा गया है। मुंबई के दहिसर इलाके में उस समय भारी बवाल हो गया जब शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ऑटो चालकों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर पहले से मौजूद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने निरुपम का कड़ा विरोध करते हुए उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहले तस्वीर आप देखिए, फिर आगे की खबर बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक जो मराठी भाषा में बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं जो बेचारे मराठी में बात नहीं कर पाते। तो अभी जो हमारे पार्टी के मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी ने जो उस जीआर को लागू करने की बात कही, उसका एक पक्ष तो अच्छा है कि सबको काम चलाऊ मराठी का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आगे उसमें लिखा है कि 1 मई से एक वेरिफिकेशन ट्रस्ट टेस्ट होगा और सारे ऑटो वाले टैक्सी वालों को रोक करके उनके मराठी ज्ञान का टेस्ट लिया जाएगा और अगर वो टेस्ट में फेल हो गए तो उनका परमिट रद्द किया जाएगा। यहां पर खतरे की घंटी बजती है। जो बात संजय निरुपम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है।
अब मराठी वर्सेस हिंदी अपनी पॉलिटिक्स के लिए आप करें, लेकिन ऑटो चालक अगर कोई गैर मराठी भी बनना चाहता है तो उसके पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल, निरुपम गो बैक और एक ही भाषा मराठी भाषा के नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने निरुपम की कार के टायर की हवा निकाल दी और वहां पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। साकेत राय हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ये मराठी वर्सेस हिंदी की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, खैर मराठी वर्सेस मराठी की लड़ाई भी कोई नई नहीं है, लेकिन संजय निरुपम पर यह लड़ाई तो लग रहा है भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, जाहिर सी बात है, देखिए इस मामले में दो गुट बन गए हैं, क्योंकि संजय निरुपम भी खुद शिवसेना से आते हैं, प्रताप सरनाइक भी उसी पार्टी से आते हैं। संजय निरुपम इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं, क्योंकि उनका अगर राजनीतिक करियर आप देखें तो वो उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय वोट बैंक से घिरा हो रहा है और हमेशा से वो इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो जब भी इस तरीके का मुद्दा होता है तो भले ही शिवसेना की लाइन मराठी की रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि संजय निरुपम का जो वोट बैंक है उसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में जब से प्रताप सरनाइक ने ये बयान दिया है कि 1 मई से ये रिव्यू सिस्टम जो है वो जारी किया जाएगा, देखिए मीनाक्षी, ये बात भी हमारे व्यूअर्स को समझना होगा कि महाराष्ट्र में ये जो नियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कोई नया नहीं है, पहले भी ये नियम 2019 से लागू है। बस इसमें जो रिव्यू सिस्टम की बात कही जा रही है उसमें किस तरीके से मराठी भाषा का ऑटो और टैक्सी चालकों को ज्ञान होना चाहिए, ये एक नई बात जोड़ी गई है और इसको अगर चेक किया जाएगा, जाहिर सी बात है आरटीओ के अधिकारी चेक करेंगे और आरटीओ में किस तरीके का करप्शन होता है, किस तरीके से पास होते हैं, किस तरीके से वहां पर सीधा सीधा भाषा भेद पैदा करने का एक तरीका है जो पॉलिटिशियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति रोजी रोटी कमाने के लिए ही अपने शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर जाता है, फिर चाहे वो मुंबई आए, दिल्ली आए, बेंगलुरु जाए, बड़े महानगरों की तरफ ही रुख करता है। किसी अपने गांव छोड़ने का शौक होता है, लेकिन उसे इस तरीके के राजनीति का टूल बना देना ये कतई ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।